अपन जब ना नेक्स्ट लेक्चर है वो होगा अपना जो अपन चल रहा है क्रॉप पीरियड, बेस पीरियड, इन सबको पढ़ने के बाद बेसिक टर्म्स के अकॉर्डिंग ही अपन अभी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करता हूं तो लास्ट लेक्चर में अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है, कुछ एक न्यूमेरिकल जो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो अपना स्टार्टिंग है, देखिए मैं लास्ट जो कंप्लीट किया था दैट वाज ड्यूटी एंड डेल्टा। तो मैंने ड्यूटी एंड डेल्टा पे अपना जो लेसन था वो कंप्लीट किया था। अब जो अपन स्टार्ट करेंगे दैट इज द टाइप ऑफ ड्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूं टाइप ऑफ ड्यूटी। टाइप ऑफ ड्यूटी, आप देखें टाइप ऑफ ड्यूटी में कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से टाइप हैं, उनको देखते हैं और देन उसकी डेफिनेशन और कुछ एक कैनाल सिस्टम देखेंगे कि कैनाल किस तरीके से अपना डिस्चार्ज रोल प्ले करती है। ठीक है, तो देखें सबसे पहले टाइप की बात करूंगा तो फर्स्ट इज ग्रॉस क्वांटिटी। ठीक है, द फर्स्ट इज ग्रॉस क्वांटिटी। सेकंड इज लेटरल क्वांटिटी, ग्रॉस क्वांटिटी। सेकंड इज लेटरल क्वांटिटी, and the next is outlet factor, and the last one is net quantity। तो देखिए चार टाइप आपके हो चुके हैं ड्यूटी के। ड्यूटी सिंपल सबको समझ में आ जाना चाहिए, बेसिक जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, या इसके अलावा मैं जनरली बेसिक सी बात बता देता हूँ कि 1 मीटर क्यूब पर सेकंड के डिस्चार्ज से कितने हेक्टेयर, नंबर ऑफ हेक्टेयर लैंड को इरिगेट किया जा सकता है, उसको अपन क्या कहेंगे, ड्यूटी कहेंगे। ठीक है, कि 1 मीटर क्यूब डिस्चार्ज रेट से कितने नंबर ऑफ हेक्टेयर एरिया को इरिगेट किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड द ड्यूटी। और अब देख रहे हैं अपन की टाइप ऑफ ड्यूटी, यानी कि ड्यूटी के टाइप क्या क्या है। तो ड्यूटी के टाइप आपके सामने लिखे हुए हैं। द फर्स्ट इज ग्रॉस ड्यूटी, द सेकंड इज ग्रॉस क्वांटिटी ड्यूटी, लेटरल क्वांटिटी, आउटलेट फैक्टर एंड नेट क्वांटिटी। ये चार आपके टाइप हो चुके हैं किसके, ड्यूटी के। अब देखें इस ड्यूटी के टाइप को समझने से पहले अपन एक इरिगेशन सिस्टम को समझते हैं। ठीक है, उस इरिगेशन सिस्टम के थ्रू आपको एक हेल्प मिलेगी जिससे कि आप समझ पाएंगे कि ड्यूटी किस तरीके से, कौन सी ड्यूटी की यहाँ पर किसकी क्वांटिटी मैक्सिमम होगी, किसकी मिनिमम होगी, या फिर अपन जैसा सोच रहे हैं, हम जैसा सोचेंगे ड्यूटी के अकॉर्डिंग क्या वैसा एक्चुअलिटी में हैपन होगा या फिर उसके अपोजिट होगा या उसकी डायरेक्शन में होगा, उसको उन सारी बातों को अपन देखेंगे। तो देखें मैं यहाँ पे क्या करता हूं कि एक इरिगेशन सिस्टम आपके सामने बनाता हूं। तो मैंने कहा कि मान लीजिए ये क्या है, आपकी एक मेन रिवर है। ठीक है, मान लीजिए कि एक मेन रिवर है, वो इस तरीके से इस जगह पर फ्लो कर रही है। ठीक है, ये एक आपकी एक मेन रिवर मैंने बना दी है और इसमें जो डायरेक्शन है फ्लो का वो इस तरीके से है। ठीक है, तो मैंने इसको रिवर बना दिया यहाँ पर। अब होगा क्या कि मान लीजिए इस रिवर में से बहुत सारा पानी की ओवरफ्लो हो रहा है, वाटर जो है इसमें स्टोर होता जा रहा है, यानी कि वाटर टेबल जो है वो इंक्रीज होती हुई जा रही है। तो क्या होगा, जब वाटर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक डाइवर्जन सिस्टम लगाऊंगा। एक डाइवर्जन हेडवर्क इस जगह पर यूज करेंगे अपन। तो मैंने क्या किया, इस जगह पर डाइवर्जन हेडवर्क यूज किया और यहाँ से वाटर को डाइवर्ट कर दिया। ठीक है, क्या किया कि जो रिवर थी वो किसी एक डायरेक्शन में जा रही थी और मैंने क्या किया, उस डायरेक्शन में जाते हुए वाटर को मैंने एक डाइवर्जन हेडवर्क लगा के, एक बैरियर लगा के इस जगह पे, जब वियर जो नोच वियर होते हैं अपने, उनमें एक वियर यानी कि एक मैसिव स्ट्रक्चर कंक्रीट का यहाँ पर क्रिएट करके मैंने वाटर को क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया, डायरेक्शन उसकी चेंज कर दी। और जब डेप्थ ऑफ द वाटर जब इंक्रीज होता हुआ जाएगा रिवर में तो क्या होगा, डाइवर्ट होके मान लीजिए मैं उसको यहाँ से कहीं बाहर निकाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं कहीं इसको बाहर निकाल रहा हूँ, तो इस तरीके से मैंने आउटसाइड मान लीजिए निकाल लिया। ठीक है, अब क्या होगा कि इस जगह से वाटर जो होगा वो यहां पर आने लगेगा, यानी कि सबसे पहले डाइवर्ट होने के बाद रिवर से वाटर जिस जगह पर जाएगा दैट इज कॉल्ड द मेन कैनाल। इसको मैं बोल दूंगा ये क्या आपकी मेन कैनाल हो गई है। ठीक है, यहां से जो वाटर है आपका वो आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसको बोल दिया मैंने मेन कैनाल। अब उसके बाद क्या होगा, इस मेन कैनाल को भी आगे जाकर अपन क्या करेंगे, डाइवर्ट कर देंगे, यानी कि इसको भी यहाँ पर एक डाइवर्जन हेड यहाँ पर भी लगा देंगे अपन, और डाइवर्जन हेडवर्क करके थ्रू अपन इसको वापस से क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, यानी कि किसी एक नई ब्रांच के अंदर इसको ब्रेक कर देंगे। तो मान लीजिए जो मैंने इसमें एक नई ब्रांच है, इसको नया एक डाइवर्ट डायरेक्शन दे दी, उसको अपन बोलेंगे ब्रांच कैनाल। ठीक है, तो मैंने इसको बोल दिया दैट इज कॉल्ड द ब्रांच कैनाल। वाटर जो इस तरफ चला गया दैट इज कॉल्ड द ब्रांच कैनाल। अब क्या होगा, ये ब्रांच कैनाल भी आगे फर्दर क्या होगा, डिवाइड होंगी। जब ये ब्रांच कैनाल मान लीजिए यहां से आगे डाइवर्ट होगी, इस जगह पर डाइवर्ट होगी,
तो इस जगह जब ये डाइवर्ट होगी तो कुछ इस तरीके से ये इसकी डायरेक्शन, यहाँ की वाटर जो होगा अब वो अलग एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा। इसको फर्दर मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इस डायरेक्शन में जब ये वाटर जा रहा है तो इसको अपन जब ब्रांच कैनाल को सब डिवाइड करेंगे, यानी कि ब्रांच कैनाल में भी एक ब्रांच और बनाएंगे, तो उसको अपन बोलेंगे मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी। मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी। तो पहले आपका आ गया माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, सॉरी पहले आपका आ गई मेन कैनाल, देन मेन कैनाल को अपने चेंज कर दिया ब्रांच कैनाल में, देन ब्रांच कैनाल को डायवर्जन हेडवर्क लगा के या फिर कहेंगे अपन डायरेक्शन चेंज करके अपन ने एक और नई ब्रांच क्रिएट कर दी, दैट इज कॉल्ड द मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी। और इसी में फिर क्या होगा, धीरे धीरे और भी ब्रांचेस बनने लगेंगी, यानी कि माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज बनने लगेंगी। इस तरीके से मैं बना दिया एक और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, इसको मैंने बोल दिया नाम माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, तो मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, इस तरीके के मैंने इस जगह पर जो नाम लिखे हैं इनके बारे में अभी हम समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो क्या हुआ कि इस तरीके से आपका कैनाल जा रही थी, यानी कि जो मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी थी वो कुछ इस डायरेक्शन में आपकी जा रही थी, लेकिन आपने क्या कर दिया, अब उसको और डाइवर्ट कर दिया, यानी कि इस डायरेक्शन में अपने वाटर को भेज दिया। ठीक है, वाटर पहले अब समझ रहे होंगे आप बात को कि वाटर जो था रिवर में, वाटर क्या करेगा कि रिवर में वाटर फ्लो हो रहा था और वाटर फ्लो होते होते आपने देखा कि यहाँ पर जो वाटर की डेप्थ है वो इंक्रीज होती हुई जा रही है, तो क्यों ना इस वाटर को यूज किया जाए इरिगेशन लैंड के लिए, इरिगेशन फॉर द लैंड के लिए। तो अपने क्या किया, डायवर्जन हेडवर्क, इसको मैं बोल देता हूं दैट इज कॉल्ड डायवर्जन हेडवर्क। डायवर्जन हेडवर्क। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डायवर्जन हेडवर्क की हेल्प से डायवर्जन हेडवर्क लगाया, यहाँ पर एक वियर क्रिएट कर दिया या फिर बैरियर लगा दिया, उसकी हेल्प से क्या किया, वाटर को डाइवर्ट करके एक नई डायरेक्शन में भेज दिया। अब जिस नई डायरेक्शन में भेजा, जो सबसे पहले जो वाटर को डाइवर्ट किया गया दैट इज कॉल्ड द मेन कैनाल। ठीक है, मेन कैनाल में डाइवर्ट कर दिया। फर्दर इस मेन कैनाल को अपन ने और फर्दर क्या किया, इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी कि इस वाटर को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपन। तो ब्रांच कैनाल यानी कि छोटे कैनाल, यानी कि मेन कैनाल का एक सब डिवीजन कर दिया ब्रांच कैनाल के अंदर। अब ब्रांच कैनाल में वाटर इधर फ्लो हो रहा था, तो अपन ने क्या किया, ब्रांच कैनाल से भी एक ब्रांच निकाल दी, दैट इज कॉल्ड द मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, और इस मेजर डिस्ट्रीब्यूटर से काफी सारी माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी जो होंगी वो भी अटैच हो जाएंगी, यानी कि एक नेटवर्क सिस्टम चल रहा है, जो यानी कि जो वाटर है उसको प्रेशर हेड या फिर कहेंगे अपन डिस्चार्ज की हेल्प से, डिस्चार्ज की फॉर्म में आगे फर्दर क्या किया जाए, सब डिवाइड करते हुए जा रहे हैं अपन। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनर डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी थी, अब वो किस में चेंज हो गई है, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी के अंदर चेंज हो गई है। और ये माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी भी आगे जब चेंज होगी, एक और फर्दर आपका लास्ट में मैं बनाता हूं, यहां पर एक और ब्रांच के अंदर जब चेंज होगी दैट इज कॉल्ड द वाटर कोर्स, और उसके बाद ये कहां चली जाती है, फील्ड के अंदर चला जाता है पानी, जो स्टार्टिंग से चला था अब वो पानी फाइनली कहां आ चुका है, फील्ड के अंदर आ चुका है, तो दैट इज कॉल्ड फील्ड, और इसको हम बोलेंगे वाटर कोर्स। वाटर कोर्स। तो इस सिस्टम में एक समझ में आया होगा, सिंपल सा एक सिस्टम है लेकिन बहुत ही जरूरी है इसको समझना। मेन रिवर से अपन ने पहले मेजर कैनाल में भेजा, मेजर कैनाल के बाद मैंने ब्रांच कैनाल में भेजा है, ब्रांच कैनाल के बाद मैंने मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी में भेजा है, देन इसके बाद अपन ने माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज को क्रिएट किया है, और फाइनली उसके वाटर कोर्स के थ्रू अपन ने फील्ड को इरिगेट कर रहे हैं। और इसी पानी को, यानी कि जो अपन ब्रांच कैनाल, मेजर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज के थ्रू अपन जो फील्ड में लेके जा रहे हैं वाटर को, इसी वाटर को अगर अपन चाहें तो डोमेस्टिक वर्क के लिए, यानी कि जो अपना टाउन प्लानिंग होती है या फिर कहेंगे अपन की जो वाटर यानी कि डोमेस्टिक वाटर सप्लाई होती है, उसके लिए भी अपन इसी वाटर को यूज में ले सकते हैं। यहाँ से एक और ब्रांच निकाल के अपन उसको अपन जो है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपकी मैं एक ब्रांच निकाल देता हूँ, ब्रांच कैनाल, और इस ब्रांच कैनाल को अपन डोमेस्टिक वर्क के लिए भी यूज में ले सकते हैं। तो इसको अपन डोमेस्टिक वर्क में भी यूज ले सकते हैं इस पूरे सिस्टम को, और इसको अपन इरिगेशन फॉर द लैंड के लिए भी यूज में ले सकते हैं। तो दो पॉइंट जो है अपने वो क्लियरली समझ में आनी चाहिए आपको, कि जो ब्रांच कैनाल है या जो मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज है, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज है या वाटर कोर्स है, ये सभी वाटर को कहां से कैरी कर रहे हैं, ये सभी मेन कैनाल से कैरी कर रहे हैं। और जो मेन कैनाल है वो कहां से कैरी कर रही है, रिवर के डायवर्जन पार्ट से कैरी कर रही है। ठीक है, तो पूरा जो वाटर सिस्टम है वो सीधा रिवर से कनेक्ट हो रहा है। रिवर में जब वाटर फ्लो यानी कि ओवरफ्लो होने लगेगा तो वाटर को नोज यानी कि डायवर्जन हेडवर्क के थ्रू डाइवर्ट करते हुए अपन कैनाल सिस्टम को बना देते हैं। तो अब देखें यहाँ पर इसके बारे में अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो बात हो रही है कि भाई अपन देख रहे हैं कैनाल सिस्टम। ठीक है, कैनाल सिस्टम अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज, तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूं इसको, ये है क्या, कैनाल सिस्टम अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज, अकॉर्डिंग टू
डिस्चार्ज। ठीक है, तो इसकी वजह आप देख लिया आपने कि डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग अगर मैं कैनाल सिस्टम को क्या करता हूँ, इस जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो किस तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो बातें अपन ने कर ली हैं। अब बात यह आती है कि भाई इससे यहाँ पर क्या रिलेशन बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल रिलेशन बन रहा है। बात की जा रही है कि भाई जो यहाँ से वाटर आ रहा है फाइनली वाटर कोर्स के अंदर, वो वाटर कोर्स यानी कि डिस्चार्ज की रेट पर, डिस्चार्ज ही तो हो रहा है पूरे, मैंने क्या लिखा है कैनाल सिस्टम, अपन इसको कनेक्ट करते हैं इस पार्ट से, यानी कि टाइप ऑफ ड्यूटी से कनेक्ट अपन करके देखते हैं। मैंने कहा कि जो कैनाल सिस्टम है अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसके अकॉर्डिंग ड्यूटी का क्या रिलेशन बनेगा, तो अपन जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब पर सेकंड पर कितने हेक्टेयर एरिया को अपन इरिगेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द ड्यूटी। ठीक है, यानी कि A अपॉन क्यू, एरिया अपॉन डिस्चार्ज। तो वही सेम चीज है कि यहां से जितने पानी का डिस्चार्ज हो रहा है उस पानी की हेल्प से हम कितने एरिया को जो है कितने एरिया को अपन इरिगेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द ड्यूटी। ठीक है, तो ड्यूटी के जो टाइप हैं वो अलग अलग जगह पर डिपेंड कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहली बात ये आती है ग्रॉस क्वांटिटी, यानी कि ड्यूटी अपन ने पढ़ ली। ड्यूटी में भी मैंने आपको क्या बताया था, 3 तरीके की ड्यूटी बताई थी आपको। पहली थी आपकी फ्लो ड्यूटी, दूसरी थी स्टोरेज ड्यूटी और तीसरी थी आपकी वेल ड्यूटी। फ्लो ड्यूटी क्या आती है कि जब वाटर फ्लो कर रहा है तो फ्लो करते हुए वाटर से जो ड्यूटी कैलकुलेट होगी दैट इज कॉल्ड द फ्लो ड्यूटी, और जो अगर स्टोरेज वाटर के थ्रू जो ड्यूटी कैलकुलेट की जाएगी दैट इज कॉल्ड द स्टोरेज ड्यूटी। एंड लास्ट में मैंने बताया जो लास्ट था आपका वेल ड्यूटी, यानी कि जो वेल यानी कि जो अपना लिफ्ट इरिगेशन के थ्रू जो ड्यूटी कैलकुलेट की जाएगी दैट इज कॉल्ड द वेल ड्यूटी। तो फ्लो ड्यूटी के ये आपको आगे टाइप मैंने किया, इसको अपन कह सकते हैं टाइप ऑफ ड्यूटी या फिर फ्लो ड्यूटी अपन बात करेंगे। ठीक है, ये फ्लो ड्यूटी के है क्योंकि अपन देख सकते हैं वाटर क्या कर रहा है इस पूरे सिस्टम में, फ्लो कर रहा है। जब वाटर पूरे सिस्टम में यहाँ पर फ्लो कर रहा है तो ये ड्यूटी के जो टाइप है वो किसके होंगे, फ्लो ड्यूटी के टाइप होंगे। समझ में आ रही होगी, जो वाटर फ्लो कर रहा है तो फ्लो ड्यूटी के टाइप है ये। तो अब देखें सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ ग्रॉस क्वांटिटी, ग्रॉस का अपन जानते हैं, ग्रॉस यानी कि कंप्लीट यानी कि यहां से जितना वाटर को मैंने डाइवर्ट किया, जितना वाटर को मैं डाइवर्ट कर रहा था उस वाटर के डाइवर्जन के अकॉर्डिंग इस जगह पर जो मेन कैनाल है उसमें सारा का सारा जो पानी है वो सबसे मेन जो यानी कि ग्रॉस क्वांटिटी में जो वाटर होगा वो कहां पर होगा, मेन कैनाल के अंदर होगा। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, जो ग्रॉस क्वांटिटी उसके बारे में लिखना चाहूं तो क्या लिखेंगे, द ड्यूटी एट द हेड ऑफ मेन कैनाल। ठीक है, मेन कैनाल के हेड पर जो ड्यूटी होगी वो उसको अपन क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस क्वांटिटी। ठीक है, मेन कैनाल के जो हेड पर जो ड्यूटी होगी दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं इस जगह पर, यहां पर जो ड्यूटी होगी, इस जगह पर जो ड्यूटी होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रॉस क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, इसको जो अपन बोलेंगे दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस क्वांटिटी। ठीक है, ये भी टाइप ऑफ ड्यूटी हो गया एक फर्स्ट अपना। दूसरा देखें फिर ये मेन कैनाल किस में जा रही है, ब्रांच कैनाल के अंदर जा रही है। तो लेटरल क्वांटिटी का मतलब है, लेटरल यानी कि बाद में, यानी कि दूसरा, यानी कि कह सकते हैं अपन जैसे लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं उसके बाद लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल फर्स्ट हो गया और लैटिट्यूडनल जो लेटरल है वो क्या हो गया, सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी यानी कि अब ग्रॉस क्वांटिटी को आगे क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, टोटल अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो टोटल अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो क्या है, ये आपकी ब्रांच कैनाल है। अब ये ब्रांच कैनाल का हेड कहाँ है, इस जगह पर। ठीक है, तो इस जगह पर यानी कि अगर मैं लिखूंगा जो ब्रांच कैनाल है उस जगह पर जो ड्यूटी कैलकुलेट की जाएगी दैट इज कॉल्ड द लेटरल क्वांटिटी। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, दैट इज द ड्यूटी एट द हेड ऑफ ब्रांच कैनाल, ड्यूटी एट द हेड ऑफ ब्रांच कैनाल। तो जो ब्रांच कैनाल होगा उस पर जो ड्यूटी कैलकुलेट की जाएगी दैट इज कॉल्ड द, जो उसके हेड पर जो ड्यूटी कैलकुलेट की जाएगी दैट विल बी कॉल्ड द लेटरल क्वांटिटी। समझ में आया होगा, यहां पर आपकी कौन हो जाएगी, लेटरल क्वांटिटी हो जाएगी। क्लियर है ये बात। ठीक है, अब देखें आगे क्या किया, फर्दर इसको और आगे डिवाइड किया, आउटलेट फैक्टर। आउटलेट फैक्टर की बात करेंगे, यानी कि देखें एक न्यूमेरिकल अपने सॉल्व किया था, मैंने उसमें बात की थी आउटलेट फैक्टर की। तो मैंने बोला था उस टाइम पर, मैंने बोला था कि जो फ्लो ड्यूटी होती है, फ्लो ड्यूटी के 4 टाइप होते हैं, जो 4 टाइप आपके सामने हैं,
और आउटलेट फैक्टर भी क्या है, एक तरीके की ड्यूटी है, क्योंकि टाइप ऑफ ड्यूटी के अंदर आता है, ठीक है। तो वहां पर आउटलेट फैक्टर पूछे, चाहे आपसे नेट क्वांटिटी पूछे, चाहे आपसे लेटरल क्वांटिटी, चाहे आपसे ग्रॉस क्वांटिटी नाम से दे दे, ये सभी क्या है, टाइप ऑफ ड्यूटी है। तो निकालना क्या है वहां पर, फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा अपने को, ड्यूटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जब वो न्यूमेरिकल था उसमें अपन ने जो आउटलेट फैक्टर निकाला था वो इस ड्यूटी से ही रिलेट करता है, ठीक है। तो आउटलेट फैक्टर आए चाहे किसी नाम से आ जाए, इन चारों में से आपको ड्यूटी ही कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कौन से फॉर्मूले से, ड्यूटी और डेल्टा के रिलेशन से। अगर उस रिलेशन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो आप वॉल्यूम ऑफ वाटर के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं ड्यूटी और डेल्टा को। तो आगे देखें अब क्या होगा, आउटलेट फैक्टर की बात करते हैं। तो देखें यहां पर जो आपका मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी है या फिर जो माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी है, समझ में आ रहा होगा, जो मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी है या फिर जो माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी है, उस जगह पर जो वैल्यू होगी, उस जगह पर जो अपन फाइंड आउट करेंगे वैल्यू को, उसको अपन क्या बोलेंगे, आउटलेट फैक्टर बोलेंगे, यानी कि मेजर और माइनर पर, ठीक है। समझ में आ रही होगी बात। तो मैं लिखूंगा इस जगह पर, एक बार लिख देते हैं, देन उसके बाद अपन डेफिनेशन की डिस्कस करेंगे। लिखेंगे अपन द ड्यूटी एट द हेड ऑफ मेजर और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है, कि मेजर और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी जो है आपके, वहां पर जो आपकी ड्यूटी कैलकुलेट किया गई, ड्यूटी एट द हेड ऑफ मेजर और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी इज कॉल्ड द आउटलेट फैक्टर। अब देखें इसको, आउटलेट फैक्टर यानी कि मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, इस जगह की बात की जा रही है, ये आपकी माइनर है या ये आपकी जो मेजर है इस जगह पर, ठीक है। देखें यहां पर जो वाटर अपना आ रहा है, यानी कि जो इस जगह पर जो वाटर है वो आउटलेट हो रहा है, आउटलेट यानी कि आउटसाइड, बाहर निकल रहा है इस जगह पर वाटर, ठीक है। और फाइनली इस कोर्स के थ्रू यहाँ पर फील्ड के अंदर जा रहे हैं, यानी कि वाटर कोर्स के थ्रू फील्ड में जा रहे हैं, यानी कि इस जगह पर जो वाटर है वो आउटलेट हो रहा है, यानी कि आउटसाइड निकल रहा है, फील्ड में जा रहा है। इसका मतलब अपन इस पार्ट को यहाँ पर अपन इसको अपन आउटलेट चैनल भी बोल सकते हैं, ठीक है, आउटलेट चैनल भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर जो हो रहा है वो आउटसाइड यानी कि डिस्चार्ज हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है, मेन कोर्सेज यानी कि वाटर कोर्सेज के थ्रू, ठीक है। तो आउटलेट फैक्टर आपको समझ में आया, यानी कि ड्यूटी एट द हेड ऑफ मेजर और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी इज कॉल्ड द आउटलेट फैक्टर, ठीक है। मेजर और माइनर दोनों में ही जो ड्यूटी होगी दैट इज कॉल्ड द आउटलेट फैक्टर। और सबसे लास्ट में आपकी लिखी हुई है नेट क्वांटिटी। तो देखें नेट क्वांटिटी का मतलब सीधा सीधा है कि जो टोटल नेट यानी कि अमाउंट जो अब फाइनल कम होते हुए, ग्रॉस यानी कि टोटल, और जो बच गया फाइनल जो निकल के आएगा फील्ड में दैट इज कॉल्ड द नेट क्वांटिटी। यानी कि प्रोवाइड अपन ने ग्रॉस कराया था, लॉसेज वगैरह, प्रेशर हेड के थ्रू या फिर लीकेज वगैरह के थ्रू, इन सभी के बाद फाइनली लॉसेज को अप्लाई करने के बाद जो फाइनल जो वाटर मिला फील्ड में दैट इज कॉल्ड द नेट क्वांटिटी या फिर सिंपल सी बात कहेंगे ड्यूटी, ठीक है। तो यहां पर मैं बात करूंगा तो देखें इस जगह की बात की जा रही है, इस जगह पर ये क्या है आपका वाटर कोर्स। तो वाटर कोर्स का जो आउटलेट है उस पर अपन कौन सी ड्यूटी मिलेगी अपने को, नेट क्वांटिटी ड्यूटी मिलेगी, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, द ड्यूटी एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स इज कॉल्ड नेट क्वांटिटी वाटर कोर्स। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। द ड्यूटी एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स इज कॉल्ड नेट क्वांटिटी। यहां तक अपने को ये चारों टाइप की ड्यूटी समझ में आ चुकी है। सिंपल सी बात है, मेन कैनाल के हेड पर जो ड्यूटी मिलेगी दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस क्वांटिटी। जो आपका ब्रांच कैनाल है उसके हेड पर जो ड्यूटी मिलेगी दैट विल बी द लेटरल क्वांटिटी। जो मेजर और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज के जो हेड पर जो ड्यूटी मिलेगी दैट इज कॉल्ड द आउटलेट फैक्टर। एंड फाइनली जो वाटर कोर्स के हेड पर जो ड्यूटी मिलेगी दैट विल बी कॉल्ड द नेट क्वांटिटी। तो ये सभी अपने को क्लियरली समझ में आ गया कि क्या क्या ड्यूटी किस तरीके से होती है। इजी इनकी डेफिनेशन है और समझना बड़ा आसान है, अगर आपको ये सिस्टम आपको समझ में आ जाता है, याद हो जाता है। तो अब देखें आगे बातें आती है कि अगर मैं बात करूंगा क्वांटिटी की, कि भाई क्वांटिटी कौन किस में सबसे ज्यादा होगी, तो आपके अकॉर्डिंग या फिर मैं भी अगर देखूंगा एक बार को तो मेरे अकॉर्डिंग भी क्या होना चाहिए, जो ग्रॉस है इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम होनी चाहिए और कम होते यहाँ पर आपकी क्या हो जानी चाहिए, मिनिमम हो जानी चाहिए। क्योंकि अपन को दिख रहा है कि वाटर जो था स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा था, फिर धीरे धीरे ब्रांच केनाल के अंदर, फिर उसके बाद मेजर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी वाटर कोर्स, इनके अंदर क्या होता है, सब डिवाइड होता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी होगी वो मैक्सिमम किस में होगी, मेजर यानी कि जो आपका मेन कैनाल है उसके अंदर, और जो मिनिमम होगी वो किसके अंदर होगी, नेट क्वांटिटी के फॉर्म में किस में होगी, वाटर कोर्स के अंदर होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उल्टा होता है। अब उल्टा होने का रीजन ऐसा नहीं डायरेक्टली अपन बोल देंगे कि उल्टा होता है, अपन रिलेशन पढ़ लिया, नहीं, अपन बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम कॉन्सेप्चुअली में एक एक चीज को आपको समझा रहा हूं, तो इसको भी अपन कॉन्सेप्ट से समझेंगे। कॉन्सेप्ट ये है
कि अपन जानते हैं कि भाई जो डिस्चार्ज होता है यानी कि जो ड्यूटी होती है अपनी, ड्यूटी अपन जनरली होती क्या है, एरिया बाय डिस्चार्ज। ठीक है, क्या होगा, एरिया बाय डिस्चार्ज होता है। अब देखिए सिंपल सी बात है कि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही कम, जितना ज्यादा डिस्चार्ज आपका होगा उतनी ही कम ड्यूटी होगी। ठीक है, अब मैं अगर बात करूंगा जो मेन कैनाल है, डिस्चार्ज कहां पर होगा, मैक्सिमम सबसे ज्यादा मेन कैनाल पर होगा। ठीक है, डिस्चार्ज जगह पे मेन कैनाल पर सबसे ज्यादा होगा, तो सीधी बात है कि मेन कैनाल वाला डिस्चार्ज सिस्टम जो है वो उस जगह पर जो ड्यूटी होगी वो सबसे कम आएगी। ड्यूटी यानी कि क्वांटिटी। ठीक है, डीटी यानी कि कितने हेक्टेयर को करने के लिए कितना डिस्चार्ज मिल रहा है अपने को, तो डिस्चार्ज की वैल्यू कैसी है, सबसे ज्यादा है, तो ड्यूटी कैसी मिलेगी, सबसे कम मिलेगी फ्रॉम द फॉर्मूला। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो ठीक है, तो क्या होगा, डिस्चार्ज ज्यादा होगा, ड्यूटी कम होगी। तो इसलिए वजह से अगर मैं बात करूं सबसे कम जो ड्यूटी मिलेगी वो कहां मिलेगी, ग्रॉस क्वांटिटी पर मिलेगी। तो अगर मैं इसका एक असेंडिंग ऑर्डर बनाऊं तो ग्रॉस क्वांटिटी जो होगा, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर यानी कि ड्यूटी मिलेगी। देन उसके बाद कहाँ पर मिलेगी, लेटरल के ऊपर मिलेगी, लेटरल क्वांटिटी। ठीक है, और देन उसके बाद कहाँ मिलेगी आपको, ग्रेटर देन आउटलेट फैक्टर पर, आउटलेट फैक्टर। और सबसे ज़्यादा जो वैल्यू मिलेगी क्वांटिटी यानी कि ड्यूटी की कहाँ मिलेगी आपको, नेट क्वांटिटी पर। ठीक है, नेट क्वांटिटी। अब देखिए दूसरा, एक तो एक तरीका हो गया इसको समझने का कि भाई जो फॉर्मूला है अपना डिस्चार्ज एरिया बाय डिस्चार्ज का, तो डिस्चार्ज की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी कम आपकी ड्यूटी होगी। तो इसके अकॉर्डिंग तो आप बिल्कुल समझ चुके हैं, थ्योरेटिकल बात है एकदम ये। दूसरा देखें यहाँ पर एक प्रेशर हेड की फॉर्म में भी अपन बता सकते हैं कि प्रेशर की वैल्यू, सब देखें प्रेशर हेड सबसे ज्यादा कहां पर होगा, प्रेशर होगा सबसे ज्यादा इस जगह पर। जब प्रेशर होगा इस जगह पर तो सीधी सी बात है आपकी कि प्रेशर के साथ साथ में प्रेशर के लॉसेस भी कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, अब प्रेशर के लॉसेस ज्यादा होंगे तो जब धीरे धीरे जो वाटर है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है, समझ में आ रही होगी बात, प्रेशर की वैल्यू सबसे कैसी है, ज्यादा इस जगह पर। तो जब प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है इस जगह पर तो प्रेशर के लॉसेज भी, प्रेशर रेट ज्यादा है तो प्रेशर के लॉसेज भी कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। तो प्रेशर के लॉसेज ज्यादा होंगे तो जो वाटर है वो इफेक्टिवली फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जब आगे आगे धीरे धीरे जो वाटर है वो फ्लो करेगा, धीरे धीरे जो अलग अलग ब्रांच कैनाल के अंदर, मैनरी मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज के अंदर, वाटर कोर्स के अंदर जब जाने लगेगा तो क्या होगा, इनमें जो फ्लो रेट है यानी कि हेड की वैल्यू जो वो कम होती हुई चली जाएगी। और जब हेड की वैल्यू कम होगी प्रेशर हेड की, तो वहां पर लॉसेज ऑफ प्रेशर है वो भी कैसे हो जाएंगे, कम होने लगेंगे। ठीक है, और जब कम होंगे तो वाटर कोर्स में आते आते जो आपका फ्लो है वो इफेक्टिवली हेल्ड होने लगेगा, यानी कि जो फ्लो है वो इफेक्टिव होगा, वो ज्यादा अच्छा होगा किसके अंदर, वाटर कोर्सेज के अंदर। तो इस वजह से अपन कहेंगे कि यहाँ पर लॉसेस कम होने की वजह से वाटर कोर्स में आपको क्वांटिटी भी कैसी मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। यानी कि जो आपका नेट क्वांटिटी है, नेट क्वांटिटी यहाँ पर आपको मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑब्टेन होगा कंपैरेटिव टू ग्रॉस यानी कि मेन कैनाल पर, या फिर कह सकते हैं अपन ग्रॉस क्वांटिटी के फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है अपना ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है अपना यहाँ तक कि किस किस टाइप की आपकी फ्लो ड्यूटी होती है और किस तरीके से ये कैनाल सिस्टम के साथ में आपकी डिपेंड की जा सकती है, या फिर किस तरीके से अपन इनके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखें आगे जो अपना पॉइंट है दैट इज जो अपन बेसिक टर्म के बारे में बात कर रहे थे, ड्यूटी और डेल्टा तक अपने लास्ट कंप्लीट किया था, तो यहाँ पे आके आपका ड्यूटी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अभी अपन जो आगे देखेंगे कुछ और बेसिक टर्म्स के बारे में, क्योंकि ये जो चैप्टर है पूरा वो बेसिक टर्म्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आप बेसिक टर्म्स को समझ पा रहे हैं उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए चल रहा है। ठीक है, तो आगे देखें मैं बेसिक टर्म में एक टर्म आगे आपके ऐड कर रहा हूं। The next term is प्लेओ इरिगेशन। प्लेओ इरिगेशन, ठीक है, अब देखो प्लेओ इरिगेशन और एक और मैं लिख देता हूं इस जगह पर कोर वाटरिंग। ठीक है, एक मैं लिख दिया प्लेओ इरिगेशन और दूसरा मैं वर्ड लिख देता हूं इस जगह पर कोर वाटरिंग। ठीक है, कोर वाटरिंग। अब देखिए दोनों ही शब्द आपने बहुत ही कॉमनली सुने तो होंगे ही, जब आप इंजीनियरिंग करते हैं या फिर आप बेसिकली जिसने पहले भी पढ़ा हुआ है तो अपन कोर वाटरिंग और प्ले इरिगेशन के दोनों के बारे में अच्छे से जानते हैं। लेकिन आज इसको थोड़ा सा इस तरीके से याद करेंगे या फिर देखेंगे लास्ट टाइम पर भी मैं इस तरीके से आपको याद करा रहा हूँ, बेसिक एकदम विदाउट एनी कंफ्यूजन में डायरेक्टली उनको रिलेट कर रहा हूँ सब्जेक्ट के साथ और आपके माइंड में उसको बहुत कंफर्मली फिट कर रहा हूँ। ठीक है, कोशिश अपन दोनों कर रहे हैं तो अच्छे से ये माइंड में सेट हो चुका होगा। तो देखें प्ले इरिगेशन एंड कोर वाटरिंग के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो पूरा सिस्टम यानी कि पहले जब मैंने बात की थी तो ये अपनी कोई लैंड थी, इस तरीके से आपकी लैंड थी और यहाँ पर क्या हो रहा था कि अपन ने यहाँ सबसे पहले क्या किया, मैंने फर्स्ट वाटरिंग कर दी। मान लीजिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाटरिंग कर दी, फर्स्ट वाटरिंग, और
फर्स्ट वाटरिंग के बाद क्या किया, सोइंग हुई, ठीक है। फर्स्ट वाटरिंग के बाद क्या हुआ, सोइंग हो गई इस जगह पर, तो मैंने बोल दिया सोइंग, ठीक है। और देन उसके बाद यहाँ सोइंग होने के बाद इस जगह पर क्या हुआ, धीरे धीरे डेवलप होने लगा आपका, जो सबसे पहले रूट्स बनने लगी, रूट्स के बाद धीरे धीरे क्या होगा, डेवलप होने लगा जो आपका प्लांट है, और डेवलप हुआ धीरे धीरे, जब आपने इरिगेट किया इसको फिर और डेवलप होने लगेगा। लास्ट में आते आते क्या करेंगे, सबसे लास्ट में एक और वाटरिंग करेंगे, एक वाटरिंग की जाएगी इस जगह पर, लास्ट वाटरिंग, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट, और इसको बोलते हैं अपन लास्ट वाटरिंग। ये अपने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। और देन उसके बाद लास्ट वाटरिंग के बाद क्या होगा, इसकी ग्रोथ जो फाइनली ग्रोथ हो चुकी होगी प्लांट की, देन इसके बाद क्या किया जाएगा, हार्वेस्टिंग की जाएगी, ठीक है। ये आपकी जो मैं बना रहा रूट्स हैं आपकी ये, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा फाइनली, देन उसके बाद हार्वेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। तो ये आपका पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाया था मैंने, और इस पूरे सिस्टम को बहुत अच्छे से जानना जरूरी भी है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम ही आपको कोर वाटरिंग और फ्लो इरिगेशन दोनों के बारे में समझाएगा, ठीक है। तो मैंने बात की थी, सबसे पहले क्या होगा, वाटरिंग की जाती है सबसे पहले, यानी कि सोइंग करने से पहले भी वाटरिंग की जाती है। तो जो फर्स्ट वाटरिंग होती है वहां से लेके और जो आपकी लास्ट वाटरिंग होती है उसको मैंने बोला था बेस पीरियड, ठीक है, उसको बोला था अपन ने बेस पीरियड। और ये डेज के अंदर कैलकुलेट किया था, नंबर ऑफ डेज के अंदर कैलकुलेट करते हैं बेस पीरियड को। और जो सोइंग यानी कि जहां से अपन ने उस बीज को बोया है उस जगह से लेकर और जब तक कटाई की जाएगी, फसल पूरी मैच्योर हो चुकी होगी और कंप्लीट ग्रोथ के बाद जब उसकी कटाई की जाएगी, तो उस जगह से सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक की जो प्रोसेस थी उसको अपन ने बेस पीरियड, क्रॉप पीरियड बोल दिया था, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द क्रॉप पीरियड। तो देखते हैं आगे, क्रॉप पीरियड था ये आपका, और ये आपका बेस पीरियड था। अब ये दोनों ही किस में चलते हैं, आपके डेज में चलते हैं। अब देखें, और मैंने ये भी बताया था कि जो आपका यानी कि जो आपका क्रॉप पीरियड होता है वो जनरली क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, जो आपका बेस पीरियड होता है। इसलिए लेकिन प्रैक्टिकली अपन क्या करते हैं, उसको मोस्टली इक्वल मान के चलते हैं, यानी कि बेस पीरियड इक्वल्स टू क्रॉप पीरियड। ओके, अब देखें यहां तक जो बात समझ में आई है। अब बात कर रहे हैं अपन किसके बारे में, फ्लो इरिगेशन के बारे में एंड आपका कोर वाटरिंग के बारे में। तो देखो, फ्लो इरिगेशन और कोर वाटरिंग में एक बेसिक सी बातें सुनेंगे अपन। क्या होता है कि जब अपन बीज बोते हैं तो उससे पहले अपने को क्या करना पड़ता है, उसमें हल चलाना पड़ता है कि उसकी प्लोइंग की जाती है, ठीक है। प्लोइंग क्यों की जाती है, ताकि यानी कि कल्टीवेशन जिसको अपन बोलते हैं, यानी कि मिट्टी प्रिपेयर की जाती है, सॉइल को प्रिपेयर किया जाएगा। अब जो सॉइल होती है, अपन जानते हैं कि जो बीज है उसको बोने से पहले जो अपना अर्थ सरफेस हो, यानी कि जो सॉइल होती है वो कैसी होती है, ड्राई होती है। अब जब वो सॉइल आपकी ड्राई है तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, उस जगह पर उस सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा, किसके लिए, फॉर द ग्रोथ, अपकमिंग ग्रोथ ऑफ द प्लांट, that we have to confirmly done for the complete growth of any plant। यानी किसी भी प्लांट की कंप्लीट ग्रोथ के लिए ये हमें करना ही पड़ेगा कि उसकी प्रॉपर कल्टीवेशन की जाए उस लैंड की, ठीक है। जिससे क्या होगा, उस जगह पर जो वाटर है वो अच्छे से, जो जड़ है उसकी जो रूट जोन है वो अच्छे से उसको ऑक्यूपाई कर सके, ठीक है। तो उसके लिए जनरली मैं बात कर रहा हूं, सोइंग के बाद तो अपन करेंगे ही, जो सोइंग के बाद जो वाटरिंग है वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन सोइंग से पहले भी आपकी वाटरिंग की जाती है, ठीक है। सोइंग से पहले वाटरिंग किस लिए वाटरिंग कर रहे हैं अपन, वो इसलिए कर रहे हैं वाटरिंग जिससे कि आगे जो अपना प्लांट है वो प्रॉपर ग्रोथ के साथ मैच्योरिटी जब उसके पास आए तो उसमें कोई भी किसी तरीके की कोई डिजीजेस नहीं हो, किसी तरीके का कोई इम्प्योरिटी नहीं हो, और जो ग्रोथ है वो कंप्लीटली फॉर्म में चलती रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बिफोर, यहाँ पे अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो अपन लिखेंगे बिफोर सोइंग से पहले जो अपन वाटर करा रहे हैं, यानी कि बिफोर सोइंग एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द लैंड फॉर कंप्लीट ग्रोथ ऑफ एनी क्रॉप, ग्रोथ ऑफ एनी क्रॉप, ठीक है। कंप्लीट ग्रोथ ऑफ क्रॉप के लिए जो अपन एप्लीकेशन ऑफ वाटर यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन यानी कि वाटर जो अप्लाई कर रहे हैं लैंड में, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लो इरिगेशन बोलेंगे। समझ में आएगी बात। फ्लो इरिगेशन इसलिए नाम दिया गया है, फ्लो जो वर्ड है वो फ्लोइंग से ऐड हो रहा है। फ्लोइंग यानी कि हल चलाते हैं अपन, क्या करते हैं, मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं। मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं कहने का मतलब जो सॉइल है वो तो पहले से ड्राई है,
ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर होना जरूरी है, ठीक है, कुछ ना कुछ मॉइस्चर होगा तो क्या होगा, प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट आपकी हो पाएगी। किसकी, जो आप बीज जिसका बोने वाले हैं या फिर जो क्रॉप आप बनाने वाले हैं, क्रॉप आप डेवलप करने वाले हैं उसके लिए। तो ये आपको समझ में आएगा प्ले इरिगेशन क्या है। तो प्ले इरिगेशन कौन सी है आपकी, जो फर्स्ट वाटरिंग है, सबसे पहली जो वाटरिंग होती है, यानी कि सोइंग से पहले जो वाटरिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाटरिंग बोलते हैं, या फिर अपन क्या बोल रहे हैं उसको, प्ले इरिगेशन बोल रहे हैं। क्लियरली समझ में आ गया है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूंगा दूसरा अपना पॉइंट है, दैट इज कोर वाटरिंग। कोर वाटरिंग क्या होता है कि जब सबसे पहले अपने क्या कर दिया, सोइंग कर दी। अब सोइंग करने के बाद क्या होगा, सबसे पहले जो वाटरिंग की जाएगी, यानी कि मैं मान लेता हूं सोइंग कर दिया, उसके बाद जो यहाँ पर वाटरिंग की जा रही है, ठीक है, इस वाटरिंग को मैं क्या बोल रहा हूं इस जगह पर, द वाटरिंग इज कॉल्ड द कोर वाटरिंग, ठीक है। कोर वाटरिंग का सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर जो डेप्थ ऑफ द वाटर है वो वहां पर एक फिक्स किया जाता है, यानी कि मेंटेन किया जाता है, जिससे कि इस प्लांट की जो ग्रोथ है वो अब फर्दर आगे होने के लिए तैयार हो चुका है आपका प्लांट। सोइंग यानी कि सोइंग होने के बाद बीज जब बन चुका है तो धीरे धीरे उसमें पौधा डेवलप होने लगेगा। तो सोइंग का यानी कोर पीरियड कौन सा पीरियड होता है, इट इज द वाटरिंग जस्ट आफ्टर द सोइंग, ठीक है। तो अपन लिखेंगे इट इज द वाटरिंग, इट इज द वाटरिंग, या फिर लिखेंगे द फर्स्ट वाटरिंग, द फर्स्ट वाटरिंग अप्लाइड टू द क्रॉप फॉर ग्रोथ, ठीक है। तो कई की किताबों में सिंपल सी एक ये लैंग्वेज लिखी रहती है, क्या लिखी रहती है, फर्स्ट वाटरिंग अप्लाइड टू द क्रॉप फॉर द ग्रोथ आफ्टर सोइंग, यानी कि सोइंग के बाद जो आपकी सबसे पहली वाटरिंग की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर वाटरिंग बोलते हैं। अब आप, क्योंकि अगर मैं बोलता फर्स्ट वाटरिंग ओनली, बिफोर आफ्टर सोइंग नहीं बोलता, तो वो तो आपकी फर्स्ट वाटरिंग भी हो सकती है, यानी कि उसको तो अपन प्ले इरिगेशन भी बोल रहे हैं, तो इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता। अब कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। कंफ्यूजन क्यों नहीं है, क्योंकि सिंपल सा मैंने बोल दिया कि सोइंग करने के बाद, बीज को बोने के बाद जो आप पहली वाटरिंग कर रहे हैं, सबसे पहली जो वाटरिंग है उसको अपन क्या बोलेंगे, कोर वाटरिंग बोलेंगे। कोर वाटरिंग का सीधा सीधा मीनिंग ये है कि भाई अपने पहली जो ग्रोथ करेंगे, सबसे पहले जो ग्रोथ स्टार्ट होगी, जो अपने कोर, ये अपने प्ले इरिगेशन किया है, ये तो अपने सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए किया है, लेकिन अपने जो कोर वाटरिंग कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, अपन कोर वाटरिंग की जा रही है फॉर द ग्रोथ, स्टार्टिंग ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। और एक चीज याद रखेंगे, इसको अगर मैं दूसरे टर्म में बात करूंगा, दूसरी लैंग्वेज में भी इसको अपन बात कर सकते हैं, इट इज द सेकेंड वाटरिंग, इट इज द सेकेंड वाटरिंग अप्लाइड टू द प्लांट या अप्लाइड टू द क्रॉप ड्यूरिंग बेस पीरियड, ठीक है। अब यहां से इसका मतलब समझे, इस लाइन का जो मतलब है वो डिफरेंट, एकदम अलग है, और ये जो मैंने पहला पॉइंट लिखा है इस बात का जो मीनिंग है वो टोटली डिफरेंट है। दोनों में बिल्कुल डिफरेंस है। अब दोनों में डिफरेंस समझ लें कि मैंने पहली लाइन में लिखा है कि द फर्स्ट वाटरिंग अप्लाइड टू द क्रॉप फॉर ग्रोथ आफ्टर सोइंग, यानी कि बीज को बोने के बाद जो पहली बार जो वाटरिंग की जाएगी, पहली बार जो पानी लगाया जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे दैट इज कॉल्ड द कोर पीरियड, ठीक है। ये तो मैंने पहली बात बोली, आफ्टर द सोइंग। दूसरा मैंने बोला है इट इज द सेकेंड वाटरिंग, यानी कि कोर वाटरिंग इज द सेकेंड वाटरिंग अप्लाइड टू द क्रॉप ड्यूरिंग बेस पीरियड। अब बेस पीरियड होता कहां से कहां तक है, जो आपका फर्स्ट वाटरिंग है वहां से लेके जो लास्ट वाटरिंग चल रही है आपकी, इसको अपन क्या बोलेंगे, बेस पीरियड बोलेंगे इसको अपन, फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग तक। तो ये तो फर्स्ट वाटरिंग तो क्या होगी आपकी, प्ले इरिगेशन होगी, लेकिन जो सेकंड वाटरिंग है वही आपकी क्या है, सेकंड वाटरिंग, यानी कि प्ले इरिगेशन किया गया था सोइंग से पहले और सेकंड वाटरिंग की गई थी सोइंग के बाद में। तो एक तरीके से बेस पीरियड के ड्यूरिंग, तो ये आपकी कौन सी होगी, सेकंड वाटरिंग। और बेस पीरियड से पहले, यानी कि अगर मैं बेस पीरियड की बात नहीं करता हूं, यानी कि सोइंग से पहले जो वाटरिंग है दैट इज कॉल्ड द प्ले इरिगेशन। बात क्लियर है एकदम, ठीक है। अब मैं तीसरी बात करता हूं, एक वर्ड होता है कोर डेप्थ। कोर डेप्थ का मतलब होता है कि कोर वाटरिंग करते टाइम, जो कोर वाटरिंग आप कर रहे हैं, तो कोर वाटरिंग के टाइम पर वाटर की डेप्थ कितनी मेंटेन की गई है, दैट इज कॉल्ड द कोर वाटरिंग। क्लियर सी बात याद रखनी है कि कोर वाटरिंग का सीधा सीधा मतलब है कि जो डेप्थ मेंटेन की गई है, कोर वाटरिंग का सीधा सीधा मतलब क्या है कि जो डेप्थ मेंटेन की गई है, किसके लिए, कोर वाटरिंग के टाइम पर, उसको अपन बोलेंगे दैट कोर डेप्थ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा
द डेप्थ maintained at the the depth maintained during the core watering is called core depth, इसको अपन क्या बोलेंगे, कोर डेप्थ बोल देंगे। ठीक है, अब ये चीज भी आपको याद रखनी है भाई, कोर डेप्थ क्या होता है एग्जाम में आ जाए तो कोर पीरियड के टाइम पर, कोर वाटरिंग के टाइम पर जो डेप्थ आप मेंटेन करेंगे, यानी कि डेप्थ ऑफ द वाटर फॉर इरिगेशन के लिए जो डेप्थ ऑफ द वाटर अपन जानते हैं कि जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उसको अपन डेप्थ में ही मेजर करते हैं। ठीक है, यानी कि डेप्थ कितनी मेंटेन करें अपन इरिगेशन की, तो द डेप्थ मेंटेन ड्यूरिंग द कोर वाटरिंग इज कॉल्ड द कोर डेप्थ। तो कोर डेप्थ भी समझ में आ गया। अब अगर मैं बात करता हूं, देखें एग्जाम में कई बार क्या होता है, कुछ स्पेशल यानी कि जो अपने पर्टिकुलर जो क्रॉप होती है, इन क्रॉप के लिए अलग अलग आपका कोर डेप्थ की वैल्यू होती है। तो यहां पर अगर मैं लिखूंगा एक स्पेशल पॉइंट, ठीक है, तो इस स्पेशल पॉइंट में आपको कोर पीरियड देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो पॉइंट मैं आपके सामने लिख रहा हूं, स्पेशल पॉइंट में कोर डेप्थ फॉर द, अपन बहुत अलग अलग चीज के लिए, शुगर केन के लिए बात कर सकते हैं, वेट के लिए कर सकते, जो वीट होता है अपना उसके लिए कर सकते हैं, या फिर राइस के लिए कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा नेम ऑफ द क्रॉप, अपन टेबल की फॉर्म में देख लेते हैं, नेम ऑफ क्रॉप, और इस जगह लिखेंगे अपन कोर डेप्थ। ठीक है, नेम ऑफ क्रॉप एंड कोर डेप्थ दोनों के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला पॉइंट लिख रहा हूँ, मान लीजिए राइस के लिए, तो जो राइस के लिए आपकी कोर डेप्थ होती है वो आपकी होती है 19 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखेंगे, राइस के लिए जो आपकी कोर डेप्थ होती है दैट इज 19 सेंटीमीटर। और अगर मैं बात करूंगा दूसरा, राइस हो गया आपका, दूसरा है आपका वीट यानी कि गेहूं, उसके लिए आपकी होती है 13.5 सेंटीमीटर, ये आपकी कोर डेप्थ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है, ये फॉर एग्जांपल एक और बात कर लेते हैं शुगर केन की, तो शुगर केन के लिए जरूरत होती है आपकी 16.5 सेंटीमीटर की। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ आपके एग्जाम्पल की फॉर्म में, या फिर पर्टिकुलर क्रॉप के लिए क्या होती है कोर डेप्थ, उसके बारे में डिस्कशन किया, और ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कि राइस के लिए कोर डेप्थ 19 सेंटीमीटर, वीट के लिए 13.5 सेंटीमीटर, और शुगर केन के लिए 16.5 सेंटीमीटर आपकी कोर डेप्थ की वैल्यू होती है। एक और पॉइंट बहुत जरूरी है जानना कि जो कोर डेप्थ की वैल्यू होती है वो ड्यूरिंग द बेस पीरियड सबसे ज्यादा डेप्थ होती है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, कोर डेप्थ is always maximum during the base period comparatively the other watering, जो आपकी अदर वाटरिंग है उनके कंपैरिजन में द कोर डेप्थ इज द ऑलवेज मैक्सिमम ड्यूरिंग द बेस पीरियड कंपैरेटिव टू अदर वाटरिंग। यानी कि जो अदर वाटरिंग की, यानी जो आपकी देखें, जो आपकी मान लीजिए फर्स्ट वाटरिंग है, ये सेकंड है, मान लीजिए यहाँ पर थर्ड है, यहाँ पर फोर्थ है, ये फिफ्थ है आपकी, दैट इज 6। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए 6 वाटरिंग अपन ने की, जो आपकी फर्स्ट वाटरिंग है, ये आपकी लास्ट वाटरिंग है, ये आपकी सेकंड वाटरिंग है। तो जो सेकंड वाटरिंग यानी कि जो कोर वाटरिंग है, इसकी डेप्थ जो होगी, यानी कि जो कोर डेप्थ होगी वो कैसी होगी, हमेशा मैक्सिमम होगी। तो एक बात बहुत ही क्लियर आज समझ में आया है कि कोर डेप्थ क्या होता है, कोर वाटरिंग क्या होती है, कोर वाटरिंग मैक्सिमम क्यों होती है, इसको सेकंड वाटरिंग कब कहते हैं, बेस पीरियड के टाइम पर, या फिर अलग अलग स्पेशल टाइप ऑफ क्रॉप के लिए आपकी कोर डेप्थ की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, तो अपन ये समझ लिया। अब देखिए नेक्स्ट जो बेसिक टर्म है आपका कैश क्रॉप्स। ठीक है, कैश क्रॉप्स। अब देखिए कैश क्रॉप्स क्या होते हैं, जनरली अपन जानते हैं कि कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको डायरेक्टली अपन यूज में नहीं ले सकते हैं। डायरेक्टली यूज में लेने का मतलब यह है कि उनको मान लीजिए अपन ने उस जो फार्मर है वो मान लीजिए कोई एक क्रॉप को क्या करता है, डेवलप करता है, क्रॉप को कि कोई एक फसल को उगा लेता है, उसकी पैदावार कर लेता है, उसका प्रोडक्शन कर लेता है, लेकिन उस क्रॉप को वो डायरेक्टली यूज में नहीं ले सकता। तो उन जो क्रॉप्स हैं उनको अपन क्या कहते हैं, कैश क्रॉप्स अपन बोलते हैं। तो मैं नेक्स्ट जो हेडिंग है अपनी दैट इज कैश क्रॉप्स। ठीक है, कैश क्रॉप्स अपन ने डिस्कशन करेंगे अपन। तो देखो कैश क्रॉप्स का सीधा सीधा मतलब ये है द क्रॉप विच हैव टू बी एनकैश्ड इन द ओपन मार्केट इज कॉल्ड द कैश क्रॉप्स। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, तो लिखेंगे द क्रॉप्स दैट हैव टू बी, या फिर विच हैव टू बी
have to be encased from the encased in the market is called cash crops. तो ये एक डेफिनेशन है जो आपको याद रखती है कि ऐसी क्रॉप जिनको मार्केट में मुझे एनकैश्ड यानी कि उनको कैश के फॉर्म में बेचना पड़ेगा, या फिर मैं सिंपल बोल सकता हूं द क्रॉप विच हैव टू बी सेल इन द मार्केट फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। तो मैं आगे लिखूंगा इसको, मैं आगे अगर बढ़ाना चाहूं तो इस कॉल्ड कैश क्रॉप्स, यहां पर लिख सकता हूं इन द मार्केट फॉर फर्दर प्रोडक्शन इज कॉल्ड कैश क्रॉप्स। ठीक है, यानी कि क्या बोला मैंने कि जब किसी एक क्रॉप को मार्केट में एनकेस्ड किया जाएगा, एनकेस्ड का मतलब है कैश की फॉर्म में बेचा जाएगा फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, यानी कि उसको डायरेक्टली यूज में तो लिया ही नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल टी या कॉफी आपकी होती है, उसको डायरेक्टली अपन यूज में नहीं ले सकते हैं, उसको क्या किया जाएगा, पहले उसको सेल किया जाएगा मार्केट में, उसके कैश की फॉर्म में उससे पैसा लिया जाएगा, देन उसके बाद उस पैसे को यानी कि उस फसल का, उस क्रॉप का आगे उसको कंपनी जो फैक्ट्रीज हैं या फिर जो मशीन वगैरह के थ्रू उनको चेंज किया जाएगा फर्दर नए क्रॉप के अंदर, यानी कि एक नए प्रोडक्ट के अंदर, देन उसको यूज किया जाएगा। ठीक है, तो फार्मर्स को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, इसीलिए। तो देखें अगर इसका नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकता हूं तो जो आपके जितने भी फूड क्रॉप्स होते हैं वो फूड क्रॉप्स आपके कैश क्रॉप्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा ऑल फूड क्रॉप्स, नेक्स्ट लिखेंगे ऑल फूड क्रॉप्स आर नॉट द कैश क्रॉप्स। जो फूड क्रॉप होते हैं वो आपके कैश क्रॉप्स नहीं होते हैं, कैश क्रॉप्स। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट भी समझ में आया आपके कि जितने भी आपके फूड क्रॉप्स होते हैं उनमें से कोई भी आपका कैश क्रॉप नहीं होता है। इस बेसिक टर्म को भी आपको याद रखना है, इनकी ऑल फूड क्रॉप्स आर नॉट द कैश क्रॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। अगर इसके मैं एग्जांपल लिखता हूं समझने के लिए, तो एग्जांपल आप इसके याद रखेंगे कि टी हो सकता है आपका, या फिर कॉफी हो सकती है, कॉफी। ठीक है, टी हो सकती है या कॉफी होगी आपकी, या फिर कॉटन, जो बेसिक एक बहुत ही कॉमन एक एग्जांपल है इसका। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो टी, कॉफी, कॉटन या शुगर केन भी अपन लिख सकते हैं, शुगर केन ETC। तो ये जितने भी आपके सामने लिखे हुए दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ द कैश क्रॉप्स। तो कैश क्रॉप आपके समझ में आया होगा, बेसिक टर्म है और इतना ज्यादा याद आपको ऐसा नहीं है कि याद नहीं होगा ये बेसिक टर्म्स, बहुत सिंपल सी मैं बेसिक टर्म ज्यादा आपको क्रिटिकल नहीं बना रहा हूं, इनको सिंपल आपको याद रखना है क्योंकि ये सभी आपको काम आती है और एग्जाम में डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में पूछ ली जाती है। अब अगर मैं बात करता हूं क्रॉपिंग सीजन की, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है दैट इज क्रॉपिंग सीजन। क्रॉपिंग सीजन का सीधा मतलब समझें, आपने सुना होगा, बेसिक में टर्म बात कर लेता हूं, देन उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करूंगा कि रबी की फसलें होती हैं, जायद की फसलें होती हैं, या फिर जो अपनी खरीफ की फसलें होती हैं, तो उन्हीं को अपन बोलते हैं क्रॉपिंग सीजन। ठीक है, तो मैं लिखूंगा टाइप ऑफ क्रॉपिंग सीजन, तो उसके अकॉर्डिंग अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं टाइप ऑफ क्रॉपिंग सीजन, या फिर अपन डिस्कस यहीं से कर लेते हैं, दैट आर टाइप ऑफ क्रॉपिंग सीजन। ठीक है, तो टाइप ऑफ क्रॉपिंग सीजन्स की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए 3 तरीके के भी सीजन्स होते हैं, यानी कि सीजन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूंगा तो 3 तरीके की जो क्रॉप्स हैं वो मार्केट में क्या की जाती हैं, यानी कि जो फील्ड होते हैं उनमें उगाई जाती है या फिर प्रोडक्ट की जाती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा सबसे पहले तो अपने जो फर्स्ट है दैट इज खरीफ। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे अपन खरीफ क्रॉप्स। तो देखो खरीफ की क्रॉप्स का सीधा मतलब समझे, इनको अपन और क्या बोलते हैं, समर क्रॉप्स भी बोलते हैं इनको। खरीफ क्रॉप्स आर ऑल्सो कॉल्ड द समर क्रॉप्स। तो मैं सबसे पहला पॉइंट लिखूंगा ऑल्सो कॉल्ड द समर क्रॉप्स। ठीक है, इनको अपन क्या और बोल सकते हैं, समर क्रॉप्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो आपका हो गया ऑल्सो कॉल्ड द समर क्रॉप्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। अगर दूसरी मैं बात करूंगा कि ये जो फसलें होती हैं इनका अगर ड्यूरेशन के बारे में बात की जाए तो देखते हैं ड्यूरेशन इनका होता है अपना, ड्यूरेशन इज
जो आपका मंथ अगर होगा तो अप्रैल टू सितंबर, ठीक है, सितंबर। ये एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। ये बेसिकली जीके का भी आपका क्वेश्चन है और यहाँ पर अपन इरिगेशन जो अपना इंजीनियरिंग है उसके अंदर भी अपन पढ़ते हैं। तो जो आपका अप्रैल टू सितंबर क्या है, इसका जो ड्यूरेशन है, यानी कि अप्रैल से और सितंबर, अप्रैल में इनको लगाया जाता है और सितंबर में इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। इसका मतलब यानी कि ड्यूरेशन का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। अप्रैल के अंदर क्या करेंगे, सोइंग करेंगे, अप्रैल के अंदर इनको लगाया जाता है और सितंबर के अंदर इनकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, कटाई कर ली जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा इनके एग्जाम्पल की, नेक्स्ट पॉइंट है अपना एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो देखें एग्जाम्पल क्या होगा, राइस हो गया, जूट हो गया, ग्राउंडनट हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो मैं लिखूंगा राइस, जूट, ग्राउंडनट ETC, ये सभी क्या है इसके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। राइस, जूट, ग्राउंडनट ETC आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस क्रॉप, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका द सेकंड इज आपकी खरीफ की क्रॉप हो चुकी है, दैट नेक्स्ट आर रबी की क्रॉप्स। कौन कौन सी हैं, रबी क्रॉप्स। तो देखो रबी की क्रॉप्स का सीधा सीधा मतलब है ये आपकी विंटर क्रॉप्स होती हैं, यानी कि सर्दियों के सीजन में इनको लगाया जाता है। तो सर्दियों के सीजन में लगाया जाता है, तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहला पॉइंट ऑल्सो कॉल्ड द विंटर क्रॉप्स, ठीक है। इनको अपन विंटर क्रॉप्स भी बोल सकते हैं। अगर सेकंड पॉइंट की बात करूं, इनका ड्यूरेशन कहां से कहां तक होगा, तो देखते हैं ड्यूरेशन जो होगा वो कहां से कहां तक होगा, अप्रैल से सितंबर तक इनको लगाया जाता है और देन उसके बाद अपन अक्टूबर से लेके और मार्च तक अपन कौन सी फसलें लगाते हैं, रबी की फसलें, रबी क्रॉप्स को लगाते हैं। तो मैं लिखूंगा ड्यूरेशन यहाँ पर कौन सा होगा, अक्टूबर टू मार्च, क्योंकि अपन जान चुके भाई अक्टूबर से मार्च में कौन सा आपका सीजन होता है, जो विंटर सीजन होता है, ये अक्टूबर से मार्च तक आपका रहता है। तो अक्टूबर से मार्च तक जो अपना कौन सी क्रॉप्स लगेंगी, रबी की क्रॉप्स लगेंगी। अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल लगूँ तो जो गेहूं वगैरह, धान वगैरह, ये सब जो गेहूं हो गया आपका, चने वगैरह हो गए, काले चने, ये सभी जो क्रॉप होती है किसके टाइप की होती है, रबी के टाइप की क्रॉप होती है। तो अगर मैं लिखूंगा इनको, यानी कि रबी की क्रॉप्स कौन कौन सी हो सकती हैं, वीट हो गया आपका, गेहूं, ग्राम यानी चने, जो काले चने होते हैं, ग्राम, मस्टर्ड यानी कि आप सरसों जो होता है आपका मस्टर्ड, ठीक है। इसके अलावा पी यानी मटर, ये आपके, या फिर बैरली भी हो सकता है, बैरली यानी कि ETC, ठीक है। तो ये आपके क्या है, वीट हो गया, ग्राम हो गया, मस्टर्ड हो गया, पी हो गया, बैरली, ये क्या है, ये सभी आपके जो फसलें होती हैं, बैरली यानी बाजरे की जो फसल होती है, या फिर जो आपका गेहूं हो गया, आपके काले चने हो गए, आपका जो सरसों होती है उसकी फसल होगी, या फिर मटर, ये सभी आपकी कौन सी फसलें हैं, दैट ऑल आर द रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हो, नेक्स्ट आपका और कौन सी फसलें हो सकती हैं, द थर्ड वन इज जायद क्रॉप्स, ठीक है। तो ये स्पेशल टाइप की क्रॉप होती है, यानी कि सीजनल क्रॉप होती है। अगर इसके बारे में बात करूंगा, दैट आर कॉल्ड द सीजनल क्रॉप्स, ठीक है। तो इसको लिखूंगा मैं एडिशनल सीजनल क्रॉप्स, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी होती है, एडिशनल सीजनल क्रॉप्स होती है, कौन सी, जायद की क्रॉप जो होती हैं, ठीक है। अब जो जायद की क्रॉप होती है, इनका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 मंथ्स का होता है, ठीक है, 3 मंथ्स का। जनरली इनको क्या किया जाता है, एग्जाम में आप देखेंगे तो अलग अलग बुक में इनका जो ड्यूरेशन है वो अलग अलग तरीके से दिखाएगा। किसी जगह पर मार्च से आपको जुलाई दिखाई देगा, ठीक है, किसी जगह पर आपको अप्रैल से जुलाई दिखाई देगा, या फिर कई जगह पर आपको मई से भी दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके का इनका ड्यूरेशन है वो चेंज होता रहता है। तो जनरली मैं इसका अगर ड्यूरेशन लिखूं इस जगह पर ड्यूरेशन, तो अपन ड्यूरेशन को लिख देते हैं एक बार के लिए मार्च से जुलाई, ठीक है, मार्च से जुलाई। तो ये जो ड्यूरेशन होता है इसका जनरली ये वेरिएट करता रह सकता है। आप ये किसके अकॉर्डिंग, सीजनल वेजिटेबल या सीजनल आपके फ्रूट के अकॉर्डिंग। तो सिंपल सी बात है, जायद की क्रॉप्स वो एडिशनल सीजनल क्रॉप्स होती हैं और इनका जो ड्यूरेशन होता है वो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स होता है। तो इसको मैं लिख भी सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 3 मंथ इनका ड्यूरेशन होता है, 3 मंथ ड्यूरेशन, ठीक है। ये अपने को क्लियर हो गया। अगर मैं इसका एग्जांपल्स की बात करता हूं तो जितने भी सीजनल एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं ये सभी इसके एग्जांपल होते हैं। तो मैं लिखा ऑल सीजनल, यानी कि सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स,
ठीक है। तो ये जो आपका क्रॉपिंग सिस्टम है, क्रॉपिंग सीजन है, ये आपको बेसिकली समझ में आ ही रहा होगा और इसके बारे में आपको जनरली शुरू से स्टार्टिंग से अपन जो क्लासेज होती है स्कूल टाइम से अपन इसको पढ़ते हुए आते हैं। तो खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं, समर यानी कि जो गर्मियों में लगाई जाएंगी वो फसलें कौन सी होती हैं, समर क्रॉप्स यानी कि खरीफ की फसलें, खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। ड्यूरेशन क्या होता है, अप्रैल से सितंबर तक इनको लगाया जाता है। देन राइस हो गया आपका, जूट हो गया, ग्राउंडनट हो गया, ये सभी क्या है इसके एग्जाम्पल है। दूसरा है आपका रबी क्रॉप, इसको अपन विंटर क्रॉप भी बोलते हैं। ड्यूरेशन क्या है, अक्टूबर से मार्च तक लगाया जाएगा। और वीट, ग्राम, मस्टर्ड, पी, बैरली यानी कि ये सभी क्या है इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे जायद की फसलें, इनकी एडिशनल सीजनल क्रॉप होती है, 3 महीने का इनका ड्यूरेशन है, फॉर एग्जांपल मार्च से जुलाई। और ये सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल जितने भी होते हैं वो सभी आपके कौन से होते हैं, जायद की फसलें होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं स्पेशल पॉइंट यानी कि स्पेशल नोट के फॉर्म में आपको बता देता हूं, एक और आपकी सीजनल क्रॉप का एक पार्ट होता है, दैट इज पेरेनियल क्रॉप, ठीक है। पेरेनियल क्रॉप, अब देखिए पेरेनियल क्रॉप का मतलब क्या है। क्रॉप का सीधा सीधा मतलब समझिए आप पहले कि पेरेनियल क्रॉप का मतलब ये होता है कि जिस जगह पर आपको पेरेनियल का मैंने पहले भी इसका अर्थ मीनिंग आपको बताया हुआ है। पेरेनियल का मतलब होता है कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस, ठीक है। कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस इज कॉल्ड द पेरेनियल, ठीक है। तो पेरेनियल का मतलब होता है जो कंटिन्यू बना रहे। तो इसका मतलब देखिए कौन सी क्रॉप होती है पेरेनियल क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप जिनको कंप्लीट ग्रोथ होने के लिए एक सीजन से ज्यादा सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, दैट आर कॉल्ड द पेरेनियल क्रॉप, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहां पर the crops which required more than one season to attain the complete growth, ठीक है। जिनमें कंप्लीट ग्रोथ करने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है, यानी कि वाटरिंग की। क्रॉप्स विच रिक्वायर्ड मोर देन वन सीजन, जिनमें एक सीजन से ज्यादा सीजन की जरूरत होती है, दैट आर कॉल्ड द कंप्लीट ग्रोथ। यानी कि अगर मैं सीजन की बात करूं, यानी कि 1 एक्स्ट्रा सीजन की जरूरत पड़ रही है, कहने का मतलब इसका बेस पीरियड जो होता है वो ज्यादा होता है। तो मैं लिखूंगा क्या कि बेस पीरियड इज मोर देन अदर क्रॉप्स। जो बेस पीरियड होता है इनका क्रॉप्स का वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। अब इसके लिए कई बार देख लेते हैं एग्जांपल, अगर मैं लेके चलता हूं तो एग्जांपल इसका हो सकता है शुगर केन। याद रखेंगे जो शुगर केन होती है आपकी, उसका अगर मैं बात करें जो बेस पीरियड होता है वो होता है आपका 360 डेज, ठीक है। तो इस यहां पर अगर मैं बात करूंगा बेस पीरियड की, तो बेस पीरियड आपका होगा 360 डेज। 360 डेज आपका बेस पीरियड हो जाता है किसके लिए, शुगर केन के लिए। तो शुगर केन एक तरीका क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि भाई शुगर केन इज ए टाइप ऑफ, और एग्जाम में आपको दे दे कि भाई शुगर केन क्या है, तो शुगर केन सीधी सीधे आप बता दें उसको भाई कि एक पेरेनियल क्रॉप है। अगर वहां पे और क्रॉप आपको समझ में नहीं आ रही है और आपसे पूछ ले कौन सी क्रॉप है, तो आप ध्यान रखें सीधा सीधा आपको बता दें कि भाई ये एक पेरेनियल क्रॉप है, क्योंकि इसमें जो सीजन यानी कि जो बेस पीरियड होता है वो ज्यादा होता है और इसमें एक सीजन से ज्यादा सीजन की जरूरत होती है और द कंप्लीट ग्रोथ ऑफ द क्रॉप ऑफ शुगर केन। तो ये आपका बेस पीरियड ज्यादा हो जाता है, एग्जाम में अगर पूछ ले तो सिंपल आप बता सकते हैं। अगर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि इसके अलावा इसके और एग्जांपल, तो देखिए सिंपल एग्जांपल में बात कर लेता हूं, जो आपका स्ट्रॉबेरी होती है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी ये भी आपका क्या होती है, एक पेरेनियल क्रॉप होती है। इसमें भी सीजनल यानी कि जो सीजन होता है वो मोर देन 1 रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें, देखें जो स्ट्रॉबेरी हो गया आपका, शुगर कैन हो गया, या फिर अपन बोल सकते हैं बैम्बू जो होते हैं आपके बैम्बू, तो ये भी आपके ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इनको भी वाटर की या फिर सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको भी अपन इसका एग्जांपल मान सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट जो अपना टर्म है दैट इज एग्जाम में काफी ज्यादा पॉपुलर है। अपन क्रॉपिंग सीजन को समझ चुके हैं, यहाँ तक क्रॉपिंग सीजन 4 तरीके की मैंने आपको क्रॉप बताई है, ठीक है। अब जो अपना नेक्स्ट बेसिक टर्म है दैट इज क्रॉप रेशियो, ठीक है, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं रबी खरीफ रेशियो। आपने सुना भी होगा, क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आ भी जाता है, ठीक है। अब देखिए रबी और खरीफ जो रेशियो है इसको सिंपल तरीके से अपन क्रॉप रेशियो भी बोल सकते हैं। तो जब अपना नेक्स्ट टर्म है दैट इज नेक्स्ट टर्म इज रबी खरीफ रेशियो, रबी खरीफ रेशियो, या फिर इसका जो दूसरा नाम है अपन बोल सकते हैं इसको क्रॉप रेशियो, ठीक है। क्रॉप रेशियो, रबी खरीफ रेशियो और
क्रॉप रेशियो। दो एक बेसिक टर्म्स की आप टर्म्स जो है वो आपको पता चल चुकी हैं, रबी खरीफ रेशियो या क्रॉप रेशियो। अब देखिए एग्जाम में कई बुक्स के अंदर इसको खरीफ रबी रेशियो भी लिखा हुआ है, ठीक है, खरीफ रबी रेशियो, लेकिन वो गलत है। याद रखेंगे जो रबी अपन को हमेशा कौन सा कंसीडर करना है, दैट वी हैव टू ऑलवेज कंसीडर द रबी खरीफ रेशियो नॉट द खरीफ रबी रेशियो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, याद रखेंगे ये होता क्या है, क्रॉप रेशियो अगर मैं बात करूंगा, क्रॉप रेशियो दैट इज इक्वल्स टू एरिया इरिगेटेड ड्यूरिंग द रबी सीजन, रबी के सीजन में, रबी क्रॉप के सीजन में जो आपकी क्रॉप को इरिगेट किया गया है, दैट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ इरिगेटेड ड्यूरिंग द रबी सीजन। और नीचे आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ इरिगेटेड ड्यूरिंग द खरीफ सीजन। तो लिखूंगा एरिया ऑफ इरिगेशन या इरिगेटेड ड्यूरिंग द खरीफ सीजन। अब देखें, सिंपल सी एक बात समझना, है अपने को। एग्जाम में ये तो अपने लिख दिया कि क्रॉप रेशियो क्या होता है, जो खरीफ सीजन में जो आपकी फसलें हैं उनको इरिगेशन का कितना एरिया को इरिगेट कर पाई है, और जो आपका खरीफ सीजन है उसमें कितने एरिया को इरिगेट कर पाई है, उसको अपन क्या बोलेंगे, क्रॉप रेशियो बोलेंगे। यानी कि सिंपल बात यह है कि एक जो आपका जो फील्ड है उसमें आप क्या करेंगे, ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन का मतलब जो खरीफ की फसलें हैं, खरीफ की जो क्रॉप है उनको अलग टाइम पर बोया जा रहा है, अलग टाइम पर प्रोडक्शन किया जा रहा है, और जो आपकी रबी की फसलें हैं उनको अलग टाइम पर प्रोडक्शन किया जा रहा है। यानी कि एक बार आप रबी, पूरे साल में एक बार आप रबी की फसलें बना सकते हैं, एक बार आप खरीफ की फसलों को प्रिपेयर कर सकते हैं अपने फील्ड है, अपने ग्राउंड के अंदर। अब यहां से मतलब ये होता है कि भाई अपने को पता भी है कि जो रबी की जो फसलें होती हैं वो कैसी होती हैं, विंटर क्रॉप्स होती हैं आपकी, ठीक है, विंटर क्रॉप्स आपकी होती हैं। और अगर मैं बात करूंगा खरीफ की क्रॉप्स की तो इनको अपन बोलते हैं समर क्रॉप्स, ठीक है। ये आपकी होती है समर क्रॉप्स और ये आपकी होती है विंटर क्रॉप्स। तो दो क्रॉप्स जो आपकी हैं इसके अकॉर्डिंग अगर डिस्कशन किया जाए तो अपने जानते हैं कि विंटर क्रॉप्स में आपको जो वाटर है उसकी रिक्वायरमेंट कैसी होगी, कम होगी, ठीक है। और जो आपकी समर क्रॉप्स हैं यानी कि जो खरीफ की फसलें हैं उनमें आपको वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इस जगह पर कि जो वाटर रिक्वायरमेंट है, वाटर रिक्वायरमेंट वो कैसी है, इस जगह पर ज्यादा है, जबकि इस जगह पर जो आपकी वाटर रिक्वायरमेंट वो आपकी कैसी है, कम है, ठीक है। इस जगह पर वाटर रिक्वायरमेंट कम है और इस जगह पर वाटर रिक्वायरमेंट आपकी ज्यादा है। दो चीजें समझ में आई हैं। तो अब सिंपल सी अगर मैं बात करूंगा तो जितने वाटर से जनरली में अपन यहां पर एक रेशियो लेके चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस जगह पर, इंपॉर्टेंट नोट आपका क्या देखें, जो आपकी जो रेशियो है यानी कि खरीफ और रबी का जो रेशियो बनाया जाएगा, खरीफ फसलें और रबी की जो फसलें हैं उनका जो रेशियो यानी कि इरिगेटेड एरिया का जो रेशियो बनाया जाएगा वो अपन लेके चलते हैं 2:1, ठीक है, 2:1। यानी कि जो रबी की फसलों का है वो कितना है 2 और जो खरीफ की फसलें उनका कितना है 1 है। यानी कि इसका मतलब सीधा मत समझें, इसका मतलब ये है कि जो रबी की फसलें हैं उनमें वाटर की रिक्वायरमेंट कम है, तो इसलिए जो वाटर आपको अवेलेबल है उस वाटर से 2 टाइम्स ग्रेटर एरिया को इरिगेट किया जा सकता है कंपैरेटिव टू खरीफ सीजन, ठीक है। क्योंकि खरीफ सीजन में आपका जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो जो अवेलेबल वाटर जो आ रहा है इरिगेशन सिस्टम के थ्रू उसमें जो वाटर अपने को ऑब्टेन हो रहा है उसके कंपैरिजन में आपको कम, यानी कि वाटर रिक्वायरमेंट जब ज्यादा है तो जो अवेलेबल वाटर है वो कम एरिया को इरिगेट कर पाएगा कंपैरेटिवली। जहां पर आपको कम वाटर की रिक्वायरमेंट है वो आपके ज्यादा एरिया को इरिगेट कर पाएगा फॉर द सेम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी दैट इज ऑब्टेनिंग इन द रबी एंड द खरीफ सीजन, ठीक है। तो दोनों में मान लो सेम अमाउंट है, यानी कि देखो कि जो वाटर का जो अवेलेबिलिटी है यानी कि जो वाटर की जो उपलब्धता है, जो वाटर आ रहा है, जो उसका डिस्चार्ज है वो तो कैसा सेम है, कांस्टेंट बना हुआ है। लेकिन कांस्टेंट वाटर जो आ रहा है आपका जो डिस्चार्ज हो रहा है उस पर रबी की जो फसलें हैं उस टाइम पर भी सेम आपका कांस्टेंट इरिगेशन वाटर आ रहा है और खरीफ पर भी। लेकिन रबी में रिक्वायरमेंट कम है, खरीफ में ज्यादा है, तो जिसमें रिक्वायरमेंट कम है वो ज्यादा एरिया को इरिगेट कर पाएगा उसी सेम अमाउंट ऑफ वाटर से। लेकिन जिस जगह पर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जिन फसलों की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, वो पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है जिनको, तो वहां पर एक बार में सारा का सारा पानी
एक ही फसल यूज में ले लेगी, दूसरी फसल के लिए काम में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए मैंने रेशियो क्या लिखा है इस जगह पर, 2:1 लिखा है इस जगह पर, ठीक है। अब देखें यहां तक अपने क्या समझ लिया, समरी को अगर मैं एक बार देख लेता हूं तो देखिए अपने स्टार्टिंग से देखा था टाइप ऑफ फ्लो इरिगेशन, टाइप ऑफ फ्लो इरिगेशन, ये सबसे पहला पॉइंट अपना ये था टाइप ऑफ फ्लो इरिगेशन। इसमें अपने 4 तरीके के टाइप पढ़े थे, कौन कौन से, ग्रॉस क्वांटिटी पढ़ी थी, लेटरल क्वांटिटी पढ़ी थी, देन इसके बाद आउटलेट फैक्टर, देन इसके बाद नेट क्वांटिटी, ठीक है। सबसे ज्यादा वाटर किस में मिलेगा अपने को, नेट क्वांटिटी के अंदर मिलेगा, उससे कम किस में मिलेगा, आउटलेट फैक्टर में, उससे कम मिलेगा किसमें, लेटरल क्वांटिटी में, और सबसे कम मिलेगा किसके अंदर, जो ड्यूटी है वो सबसे कम किसके अंदर मिलेगी आपकी, जो आपका ग्रॉस क्वांटिटी है उसके अंदर, ठीक है। देन उसके बाद अपन ने एक इरिगेशन सिस्टम आपको समझाया था किस तरीके से ब्रांच जो मेन कैनाल है, ब्रांच कैनाल आपका मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी एंड माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज में, और उसके बाद वाटर कोर्स के थ्रू फील्ड में आपका जाता है वाटर, ठीक है, इरिगेशन के लिए। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट था दैट वाज प्लेयो इरिगेशन, ठीक है। तो प्लेयो इरिगेशन का मतलब सीधा सीधा क्या है भाई कि यहाँ पर फसलों से यानी कि हल चलाने से पहले उसको जो सॉइल है उसको प्रिपेयर किया जाएगा, उसके लिए उसमें पहले से वाटरिंग की जाती है ताकि जो अपकमिंग ग्रोथ है वो बहुत अच्छी रहे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद बताया था कोर वाटरिंग। कोर वाटरिंग क्या होता है, बीज बोने के बाद यानी कि फसल को लगाने के बाद सबसे पहले वाटरिंग की जाती है, या फिर बेस पीरियड के टाइम पर जो सबसे पहली वाटरिंग की जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोर वाटरिंग कहते हैं। और कोर वाटरिंग के टाइम पर जितनी डेप्थ मेंटेन की जाती है उसको अपन कहते हैं कोर डेप्थ, और ये मैक्सिमम डेप्थ होती है ड्यूरिंग द बेस पीरियड, ठीक है। सबसे जितनी भी आपकी वाटरिंग की जाएंगी उनमें सबसे ज्यादा जो डेप्थ होगी वो कोर वाटरिंग की डेप्थ होगी, यानी कि कोर डेप्थ होगी। अलग अलग फसलों के लिए कोर डेप्थ की वैल्यू अलग होती है। शुगर केन के लिए कितनी होती है, शुगर केन की वैल्यू होती है 16.5, वीट के लिए होती है कितनी वैल्यू, दैट इज 13.5, और राइस के लिए दैट इज 19 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कोर डेप्थ आपको समझ में आ गया। देन उसके बाद इन कोर डेप्थ, कोर वाटरिंग और ये जो प्लेयो इरिगेशन है इसको समझने के बाद अपन ने क्रॉपिंग सीजन को समझा है अच्छे से, ठीक है। क्रॉपिंग सीजन में आपकी कौन कौन सी क्रॉप्स आती है इनको अपन समझा। कैश क्रॉप्स क्या होती है जिनको मार्केट में डायरेक्टली बेचा जाता, पहले बेचना जरूरी है, उनको डायरेक्टली अपन यूज में नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल शुगर केन हो गया, कॉफी हो गई, टी हो गई, इस तरीके एग्जांपल थे अपने कैश क्रॉप्स के, ठीक है। और कैश क्रॉप में बताया था कि फूड जो होते हैं जितने भी उनको जो कैश क्रॉप्स के अंदर अपन कैलकुलेट नहीं करते हैं, इनकी कंसीडर नहीं करते हैं। देन उसके बाद मैंने आपको बताया क्रॉपिंग सीजन जिसमें रबी, खरीफ एंड जायद की फसलों के बारे में अपने डिस्कशन किया है, कौन कौन सी फसलें किस सीजन में लगाई जाती हैं, उनके क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। और स्पेशल टाइप ऑफ जो क्रॉप थी उसमें मैंने आपको पेरेनियल क्रॉप का बताया है जिसमें कि कांस्टेंट इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको अपन पेरेनियल फ्लो इरिगेशन बोलते हैं। और पेरेनियल क्रॉप का मतलब है जिसमें एक से ज्यादा सीजन की रिक्वायरमेंट होगी फॉर द कंप्लीट ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। फॉर एग्जांपल शुगर केन है जिसमें 360 डेज की जरूरत होती है आपको कंप्लीट ग्रोथ के लिए। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी, बैम्बू भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं। देन लास्ट में अपन ने बात करा है रबी खरीफ क्रॉप या क्रॉप रबी खरीफ रेशियो या फिर क्रॉप रेशियो। तो क्रॉप रेशियो कहते हैं कि भाई कितना इरिगेशन लैंड को इरिगेट किया गया रबी सीजन में और कितने लैंड को इरिगेट किया गया खरीफ सीजन में, इन दोनों का। यानी कि ये आपका जो आपका नॉमिनेटर के अंदर आ रहा है, ये आपका डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर आ गया, नीचे आ गया, तो इसका जो रेशियो यानी कि यहाँ पर ये समर क्रॉप्स है, विंटर क्रॉप्स, वाटर रिक्वायरमेंट यहाँ पर कम, यहाँ पर ज्यादा। तो जहाँ पर कम होगी वहां पर ज्यादा उस भी पानी से ज्यादा एरिया को इरिगेट किया जाएगा। यानी कि आप ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर 2 बार इरिगेट कर पा रहे हैं लैंड को रबी के सीजन में, तो आप खरीफ के सीजन में एक ही बार कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपको वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो आई होप यहाँ तक जो ये लेक्चर है अपना बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो बेस्ट जो चीजें हैं यानी कि बेसिक टर्म्स को आप जानते रहें, बेसिक टर्म के अकॉर्डिंग ही पूरा सिस्टम चलता रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।